हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेसन में हमने बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के पहले चैप्टर आई वंडर का ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है, इसके मीनिंग को भी समझ लिया है। आज के इस वीडियो लेसन में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और चैप्टर में सबसे पहले है आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देना है, लेकिन इसे हमने लिख दिया है ऑलरेडी, आप इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज़ क्यूरियस। यानी कि कविता के पहले पादांश में या फिर कहें कि स्टैंजा में क्या कहा गया है जिससे आपको लगता है कि जो कवि है वो बहुत ही क्यूरियस है, उत्सुक है चीज़ों को जानने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला स्टैंजा है इसमें 4 लाइन्स हैं। यहाँ पे देखिए, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन करके यहाँ तक रेस्ट तक ये पहला स्टैंजा कहा जाएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द पोएट्स क्यूरियोसिटी टू नो वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई द विंड इज नेवर सीन, who taught the birds to build a nest, and who told the trees to take rest. These all questions shows that poet is curious. इसके मानी ये इस तरह से होंगे कि कवि की उत्सुकता इस बात को जानने के लिए कि घास हरी क्यों होती है और हवा को क्यों देख नहीं सकते, पंछियों को घोंसले बनाना कौन सिखाता है और वृक्षों को सीधे आराम से खड़े रहने को कौन कहता है। ये सारे सवाल जो है, ये सारे प्रश्न ये दिखाते हैं कि कवि जो है वो बहुत ही उत्सुक है। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी का मतलब होगा उत्सुकता, ठीक है, इसको उत्सुकता कह सकते हैं आप। नो का मतलब होता है जानना, बाकी आप ऑलरेडी पिछले वीडियो लेसन में सीख चुके हैं। और क्वेश्चन का मतलब हो गया प्रश्न, और क्यूरियस का मतलब वही होता है उत्सुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। कवि बादलों को हल्का फुल्का क्यों कहता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, एज क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन बॉल्स सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। क्योंकि बादल जो है वो रुओं के गेंद जैसे दिखते हैं, हल्के फुल्के दिखते हैं, सो द स्पीकर यानी कि इसीलिए कवि बादलों को फ्लफी यानी कि हल्का फुल्का कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, डज द विंड हैव एनी कलर। क्या हवा में कोई रंग होता है, क्या हवा का कोई रंग होता है। तो इसका आंसर है, नो द विंड हैव नॉट एनी कलर। नहीं, हवा का कोई कलर यानी कि वायु का कोई कलर नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। क्या आपने कभी अपने पिताजी से कोई ऐसी बातें पूछी हैं जिसको जानने के लिए आप हैरान रहते हैं। डज ही आंसर योर क्वेश्चंस। क्या उन्होंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। इफ़ डजेंट, अगर नहीं दिया, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। तब आप अपनी जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखते हैं, यस आई ऑफन आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स दैट आई वंडर एट। हाँ, मैं अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। हाँ, मैं अक्सर अपने पिताजी से उन चीज़ों के बारे में पूछता हूँ जिसे लेकर मैं हैरान रहता हूँ या आश्चर्य होता है मुझे। यस ही आंसर्स माई क्वेश्चंस। हाँ, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। समटाइम्स व्हेन ही डजंट आंसर माई क्वेश्चंस। कभी कभी जब वो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं।
आई गो टू माई मदर और माई टीचर, तो मैं अपनी माँ या फिर अपने टीचर के पास जाता हूँ टू सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कविता को पढ़ने के बाद आप बताएं कि ये जो दिए गए कथन हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। तो जो सत्य होंगे उसके लिए हम ट्रू लिखेंगे और जो असत्य होंगे उसके लिए हम फॉल्स लिखेंगे। जैसे पहला है, द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, चंद्रमा का जो आकार है वो फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। तो ये नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा का जो शेप है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है, रॉन्ग है ये। दूसरा है, द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट्स, जो पंछी होते हैं वो अपना घोंसला खुद ही बनाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही है, तो इसे हम लिखेंगे ट्रू। तीसरा है, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा रंगीन नहीं होता है। तो ये फॉल्स है, वो तो हमेशा ही रंगीन होता है, कलरफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, जो सितारे होते हैं वो हमें रोशनी नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सितारों से उतनी रोशनी हमें नहीं मिलती है जिससे हम कुछ काम कर पाएँ या फिर हेल्पफुल हो। वो तो सिर्फ टिमटिमाते हैं, वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, तो बस वो टिमटिमाते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए ही दिखाई देते हैं। उससे हमें कोई रोशनी चंद्रमा जैसी या फिर सूरज के जैसी रोशनी नहीं मिलती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे दिया गया है B.2 में, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज़ दैट यू एसोशिएट विद रेन, ऐसे चीज़ों के बारे में या ऐसे आइडियाज़ के बारे में आप सोचिए जो बारिश से यानी कि वर्षा से रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो। देन फिल इन द ब्लैंक्स बबल्स विद सुइटेबल वर्ड्स, और यहाँ पे जो खाली बबल्स दिए गए हैं उसमें आप इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो सुइटेबल वर्ड्स हैं वो लिखें। यानी कि यहाँ पे रेन एक टॉपिक दिया गया है, रेन से रिलेटेड जो वर्ड्स हो सकते हैं वो आपको सोच के यहाँ पे लिखना था। तो पहला एक दिया गया था क्लाउड, क्लाउड के माने क्या होते हैं, बादल, बारिश का इससे भी रिलेशन है। चलिए, हमने एक लिखा है यहाँ पे रेनबो, कई बार बारिश के दिनों में हमें जो है रेनबो दिखाई देता है, बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो ये भी इससे रिलेटेड वर्ड है, ये हमने लिखा। बारिश होने पर हम जब घरों से निकलते हैं तो छाता का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिख सकते हैं अम्ब्रेला, UMBRELLA। रेनबो का जो स्पेलिंग है RAINBOW। रेनबो के मानी क्या होते हैं, इंद्र धनुष, और अम्ब्रेला के मानी छाता। रेन से रिलेटेड एक और वर्ड हमने लिखा है लाइटनिंग, LIGHTNING। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का चमकना। कई बार जब बारिश होती है तो बिजली भी चमकता है, बादल गरजते भी हैं। और एक वर्ड हमने लिखा है फ्लड, FLOOD, इसे कहेंगे फ्लड। फ्लड के मानी होते हैं बाढ़ या सैलाब। जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे फ्लड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया था, आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज में आगे है, यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 4 और क्वेश्चन हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इन प्रश्नों के उत्तर अधिक से अधिक 50 शब्दों में दें। ठीक है, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट। ऐसे चीज़ों का एक लिस्ट बनाओ, एक तालिका बनाओ, जिससे पता चले कि कवि जो है क्या क्या चीज़ों के बारे में उत्सुक है, क्या किन किन चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट
वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। कवि ये बात जानने के लिए उत्सुक है कि घास का रंग हरा क्यों होता है। वाई द विंड इज़ नेवर सीन। हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देता है। ही वॉन्ट्स टू नो। वह जानना चाहता है कि हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। मतलब पंछियों को, चिड़ियों को घोंसले बनाना कौन सिखाता है। वाई डू द ट्रीज टेक रेस्ट। और पेड़ आराम क्यों करते हैं। वेयर डज द मिसिंग बिट ऑफ मून गोज। चांद का जो टुकड़ा होता है, जो दिखाई नहीं देता है, वो कहाँ चला जाता है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द लाइट ऑफ स्टार्स, अबाउट लाइटनिंग, द रेनबो एंड द फ्लफी क्लाउड्स। वो सितारों की प्रकाश के बारे में भी जानना चाहता है, बिजली के चमकने के बारे में भी जानना चाहता है, इंद्रधनुष के बारे में भी जानना चाहता है, और हल्के फुल्के बादलों के बारे में भी जानना चाहता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, अ चाइल्ड और एन एडल्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आई वर्ड यूज़ हुआ है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, ये कौन कहता है। ये कहने वाला कोई बच्चा है या कोई वयस्क बंदा है। ये कहने वाला कोई बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है। ये जो पोएट है यहाँ पे, वो क्या है, एक बच्चा है या फिर एक एडल्ट है, एक वयस्क है। अपने उत्तर के कारणों को भी बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका उत्तर, द आई इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड। कविता में आई यानी कि मैं कहने वाला जो है वो एक बच्चा है। बिकॉज द क्वेश्चंस पुट अप इन द पोएम आर सच क्वेश्चंस विच अराइज इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। क्योंकि कविता में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सिर्फ एक बच्चे के माइंड में ही ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे प्रश्न बच्चों के दिमाग में ही आता है और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिसे वो जानना चाहते हैं। ओनली अ चाइल्ड्स माइंड इज फिल्ड विद सो मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड अराउंड हिम और हर। सिर्फ छोटे बच्चों के दिमाग में ही ऐसे सारे प्रश्न आते हैं जो उनके आस पास जो चीज़ें घटित होती हैं उसे जानने के लिए छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरह की क्वेश्चंस उभरते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर। आप कवि के बारे में, इस कविता के जो कवि हैं, पोएट हैं, स्पीकर हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है। ओपिनियन मतलब यहाँ पे होगा राय, उनके बारे में आपकी क्या राय है ना। तो इसे हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में या मेरे ख्याल से, द स्पीकर सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं, जो बच्चा है, वो एक बुद्धिमान बच्चा है। हिज माइंड इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस, और उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भरे हुए हैं। ही लुक्स एवरीथिंग दैट ही सीज ऑन द अर्थ एंड इन द स्काई। वो अपने आसपास, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान में, सारे चीज़ों को देखता है। ही लुक्स एवरीथिंग दैट ही सीज। वो जो कुछ भी देखता है उस पर गौर करता है। ऑन द अर्थ एंड इन द स्काई, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान में दिखाई देते हों, उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वेश्चंस इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज डैड। कविता के अंत में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से बताएं कि कवि जो है अपने पिता के बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, द क्वेश्चन
द क्वेश्चन कमिंग इन द एंड ऑफ द पोएम सजेस्ट्स दैट द स्पीकर, द बॉय, is not sure that his father will answer to all his questions. कविता के अंत में जो प्रश्न आता है उससे ये पता चलता है कि कवि यानी कि वह बालक जो है वो पूरी तरह से ये श्योर नहीं है कि उसके पिताजी उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे. एंड इवन इफ ही न्यू इट, और अगर उन्हें इसका उत्तर पता हो तो भी इट वॉज डाउटफुल दैट ही वुड आंसर टू ऑल हिज क्वेरीज, इसकी संभावना कम थी कि उसके पिताजी उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे. मतलब डाउटफुल था, इस बात में संदेह था कि उसके पिताजी उसके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे. और एक्सरसाइज में आगे है फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं. इनका जो मतलब होता है वो अपने बेस शब्दों से, जो मूल शब्द होते हैं इनके, उनसे बिल्कुल ही अलग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन इन द पोएम. कविता में ब्लो आउट जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है इसके क्या मानी हैं. लुकअप अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखिए, शब्दकोश में देखिए, एंड लिस्ट इट्स मीनिंग, और इसका मानी निकालिए, इसका मतलब बताइए. नोट डाउन द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब, और इसके मीनिंग को नोट कीजिए. एंड यूज़ इट इन योर ओन सेंटेंसेस कन्वेइंग अदर मीनिंग्स, और इसे अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए और इसके अलग अलग जो मीनिंग हो सकते हैं वो भी बताइए. सो स्टूडेंट्स, ब्लो आउट के एक मीनिंग हो सकते हैं बुझना या बुझाना, जो यहाँ पे कविता में यूज़ हुआ है. ठीक है, और इससे एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, द फायर वाज ब्लोन आउट बाय द फायरमैन. फायरमैन किसे कहते हैं, जो लोग आग बुझाने के लिए आते हैं उन्हें हम फायरमैन कहते हैं. द फायर वाज ब्लोन आउट बाय द फायरमैन, फायरमैन ने आग बुझा दी. ब्लो आउट के दूसरे मानी हो सकते हैं टायर का फटना. इससे एक सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, सडनली द कार्स टायर ब्लोन आउट, अचानक से कार की टायर फट गई. ठीक है, ब्लो आउट के एक और मीनिंग हो सकते हैं फ्यूज़ उड़ना. बल्ब्स फ्यूज़ ब्लोन आउट, बल्ब का फ्यूज़ उड़ गया. ठीक है, और चैप्टर में आगे है, फिल द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द सुइटेबल फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स में कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं जिसे जो है हमें इस रिक्त स्थानों में भरना है. पहला है पुट आउट, जिसके मीनिंग होते हैं टू एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना. कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है टू समन, यानी कि बुलाना. सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी, यानी कि प्रस्थान करना. वाइप आउट, वाइप आउट के मानी होते हैं टू रिमूव, यानी कि मिटाना. और अगला है गिव अप, गिव अप के मानी होते हैं टू लीव, यानी कि छोड़ देना. चलिए, पहला है यहाँ पे, द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश 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 पोलियो. तो यहाँ पे आपको वाइप आउट भर लेना है. इसका मतलब हो जाएगा द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट पोलियो, यानी कि सरकार पोलियो को मिटाने के लिए तैयार है. दूसरा है ही डैश 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 फॉर कोलकाता विद हिज फादर. यहाँ पे आपको सेट आउट भर देना है. ही सेट आउट फॉर कोलकाता विद हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ कोलकाता के लिए प्रस्थान कर गया. तीसरा है डैश 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 अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट. यहाँ पे आप कॉल आउट लिख दीजिएगा, कॉल आउट अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, यानी कि रोगी को देखने के लिए एक डॉक्टर को बुलाओ. नेक्स्ट है ही हैड टू डैश 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 स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है गिव अप. ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. इसका मतलब होगा कि उसे सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना होगा क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम है.
मुश्किल है। अगला है डैश 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 द लैंटर्न, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं पुट आउट। क्या भर सकते हैं? पुट आउट, यानी कि लैंटर्न के मानी होते हैं लालटेन, तो लालटेन को बुझा दो। क्लियर है? और आगे दिया है लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जैसे ग्रीन, सीन, ये दोनों बोलने में एक जैसे ही लग रहे हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर टाइप की है। ऐसे शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती हो, जैसे नेस्ट, रेस्ट। ठीक है? दीज पेयर्स ऑफ वर्ड यू विल नोटिस एंड विद सिमिलर साउंड, मतलब ऐसे शब्दों का जो जोड़ा है इसके अंत में जो साउंड है वो एक जैसे हैं। सच पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद द सिमिलर साउंड आर कॉल्ड राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों के जोड़े जिनके अंत की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो साउंड होती है, एक जैसी होती है, उन्हें हम राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ठीक है? मतलब एक जैसे उच्चारण वाले शब्दों के जोड़े। पिक आउट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम एंड ऐड वन मोर टू ईच पेयर। ठीक है? वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको इसी तरह के राइमिंग वर्ड्स को पोएम से निकालना है और उसको लिखना है, जिसमें से एक आपको करके दिखाया गया, जैसे ग्रीन, सीन, बीन। पोएम से लिए गए कुछ वर्ड्स इस तरह से हैं, जैसे नेस्ट, राउंड, आउट, स्काई। और इनसे जो रिलेटेड जो राइमिंग पेयर्स बनेंगे वो इस तरह से हैं, जैसे नेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, राउंड, फाउंड, साउंड, आउट, अबाउट, शाउट, स्काई, हाई, क्राई। इन सब के मीनिंग अगर आपको पता है तो अच्छा है। जैसे नेस्ट के मानी होते हैं घोंसला, रेस्ट के मानी होते हैं आराम करना, चेस्ट के मानी होते हैं सीना, राउंड के मानी गोल, फाउंड का मतलब पाया जाना, साउंड का मतलब आवाज़, आउट का मतलब होता है बाहर, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और शॉर्ट के मानी होते हैं चिल्लाना, स्काई के मानी आसमान, हाई का मतलब ऊंचा, और क्राई का मतलब रोना या चिल्लाना। एक्सरसाइज में आगे है लेट्स टॉक, यानी कि ये सिर्फ आपका कॉन्वर्सेशन के लिए ये वाला पोर्शन है। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स, इसे आप समूह में या फिर ग्रुप बना करके ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, अगर आसमान में चांद दिखाई नहीं दे, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, इसके बारे में आप आपस में अपने दोस्तों से बात करें। मान लिया जाए कि आपने अपने दोस्तों से कहा इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन, अगर चांद जो है आसमान में दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा। तो फिर आपका जो फ्रेंड है हो सकता है वो इस तरह से आंसर कर सकता है कि इफ़ मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई देयर विल बी डार्कनेस ऑल अराउंड, अगर चांद जो है आसमान में दिखाई नहीं देगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, अंधेरा होगा। और आगे है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना, तर्जुमा करना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। क्वेश्चन कहता है ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन ऑफ द स्टैंजाज फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रीड। आपने इस कविता को पढ़ा है, इसके किसी एक स्टैंजा यानी कि किसी एक पादांश को आप अपने मदर टंग में, मतलब एक अपनी मादरी ज़ुबान में इसको जो है मातृभाषा में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें। पहले तो हम इसका पहला स्टैंजा ही लेते हैं, जो फर्स्ट 4 लाइन है ये इसका पहला स्टैंजा है, तो इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। और इसका स्टैंजा 1 क्या है, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। इसका जो मीनिंग होगा हम इसको अपने मदर टंग में किस तरह से, अपने मातृभाषा में, मादरी ज़ुबान में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे वो यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे पहला लाइन था आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, इसका मतलब होगा मैं हैरान हूँ कि घास हरे रंग की क्यों है। दूसरा लाइन था एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। तीसरा लाइन था हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाया।
एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को स्थिर रहने यानी कि आराम करने को कहा। तो इस तरह से हमने जो है पहला स्टैंजा को यहाँ पे ट्रांसलेट अपनी मदर टंग में यानी कि अपने मादरी ज़ुबान में, अपने मातृभाषा में कर चुके हैं। और एक्सरसाइज के अंत में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, फाइंड द ग्रीड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जो है ग्रीड में छुपे हुए हैं और वो वेदर से रिलेटेड हैं यानी कि मौसम से संबंधित हैं। वर्ड्स में अरेंज हॉरिजेंटली, वर्ड्स जो है इस तरह से हो सकते हैं जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है हॉरिजेंटली, है ना, लेफ़्ट टू राइट, या फिर वर्टिकली भी हो सकते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम हो सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे भी हो सकते हैं वर्ड्स, और डायगोनली भी हो सकते हैं। वन हैज़ बीन डन, फोरकास्ट, यहाँ पे देखिए एक वर्ड जो है हमको करके दिखाया गया है, ये वेदर से रिलेटेड वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है मौसम का पूर्वानुमान, पहले से मौसम की जानकारी होना, इसी को कहते हैं फोरकास्ट। आगे यहाँ पे ग्रिड में से हम और बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप TEMPERATURE, इसको अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के मानी होते हैं तापमान, क्या होते हैं, तापमान। टेम्परेचर, टेम्परेचर के मानी हो जाएंगे तापमान। तो एक वर्ड यहाँ से हमारा बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड देखिए आपको दिख रहा है FOG, फॉग। फॉग के मानी क्या होते हैं, जो कोहरा होता है ना, कोहरा जो छा जाता है जाड़े के दिनों में, उसको हम फॉग कहते हैं। और आगे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो CLOUD, एक क्लाउड यहाँ पे बन जाएगा, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड के माने क्या होते हैं, बादल। बादल एक यहाँ पे बन गया है। अच्छा, आप लास्ट लाइन को देखिए, RAINY, रेनी का मतलब होता है जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, बारिश वाला दिन, वर्षा वाला दिन, तो उसको हम रेनी डे कहते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड दिख रहा है इसी के बगल में, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, छाता। तो यहाँ पे इसको भी आप कर लें। यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है देखिए SUNNY, सनी। सनी का मतलब होता है खुला हुआ दिन, जिस दिन सूरज निकला हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और दिख रहा है मुझे, देखिए क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है जब आसमान बादलों से ढका रहे, है ना। क्लाउडी का मतलब होता है जब आसमान में बादल होते हैं, सूरज पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, तो इस वेदर कंडीशन को हम क्लाउडी कहते हैं, मतलब बादल छाए रहना। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्नो। स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ़। जब बर्फ़ गिरता है ना तो स्नो फॉलिंग कहते हैं उसको। चलिए, वाइंडी यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है, यहाँ पे विंडी एक वर्ड बन रहा है। विंडी का मतलब होता है जिस दिन हवा तेज़ चलती रहती है, तो वो विंडी वेदर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड बन रहा है लाइटनिंग। लाइटनिंग के मानी होते हैं जब बारिश के दिनों में बिजली चमकती है, तो इसे हम लाइटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजली का चमकना, यानी कि लाइटनिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड बन रहा है वेदर, WEATHER। वेदर के मानी क्या होते हैं, मौसम। तो यहाँ पे वेदर भी हमने बना दिया है। आगे है देखिए, और हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा ओलावृष्टि। ओला जब गिरता है तो उसको ओलावृष्टि कहते हैं, तो इसको कहते हैं हेल। क्या कहते हैं, हेल। हेल मतलब होता है ओलावृष्टि, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे बना लिए। एक और वर्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ए 2 बार लिखा है, हालांकि रैम्बो का जो स्पेलिंग होता है वो RAINBOW ही होता है, लेकिन यहाँ पे ए बाई मिस्टेक 2 बार छपा हुआ है, तो इसको आप कर लीजिए रैम्बो, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायगोनली हो गया, यहाँ पे ये W यहाँ पे विंडी में भी चला जाता है और फिर रैम्बो में भी आ जाता है, हालांकि ये ए जो है एक ही बार होना चाहिए था। तो रैम्बो के मानी क्या होते हैं, इंद्रधनुष, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ग्रिड दिया गया था, इसमें से हमने बहुत सारे वर्ड्स बना लिए हैं। ओवरऑल सारे वर्ड हमने बना लिए हैं, शायद 1-2 छूटा भी होगा, लेकिन हमने ज़्यादातर को बना दिया है। तो इस तरह से बच्चों ये जो चैप्टर था आई वंडर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। एक बच्चे की जिज्ञासा के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में हमने पढ़ा, और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को भी अब हम हल कर चुके हैं।
तो आई होप कि आपको इंग्लिश पढ़ना अब आसान लग रहा होगा और आगे के चैप्टर्स में और भी इंटरेस्ट आने वाला है। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आने वाले वीडियोस को आप ज़रूर से देखें। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।